देखिए, इससे पहले की क्लास में आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग पढ़ चुके हैं। अगर याद नहीं हो या फिर लगा हो कि नहीं पढ़ा है तो आपका इससे पहला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उसमें डिस्कस किया हुआ है। अभी कल की क्लास में तो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था 2016 का, दिसंबर में जो आया हुआ है सीटेट का, राइट। तो वहाँ पर कुछ टॉपिक निकल करके आए हैं, उनको और डिस्कस करना है हमने। तो आप रेगुलर बने रहिए जिससे कि आपका जो प्रैक्टिस है वो बना रहे। स्पेशली क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में तो आपको प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो स्टाइल ऑफ हैंडराइटिंग की बात करते हैं। कितनी स्टाइल्स होती हैं हैंडराइटिंग की, राइट। तो देखिए, सबसे पहला आपका होता है इसमें वर्टिकल। वर्टिकल मतलब जैसा आप लिखते हैं ये होता है वर्टिकल मतलब, देखो मैं बता दूं आपको, दो टर्म होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब जो सीधा ऊपर की ओर होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो तिरछा हो, ठीक है। ये ऐसा क्लियर हो गया। जैसे आप अगर खड़े हैं जमीन पर तो जो जमीन की दिशा है वो पूरी हॉरिजॉन्टल है और आपका जो सीट्स है उसके सापेक्ष वो वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके लेटर्स होते हैं स्ट्रेट होते हैं। आई मीन कि जो बुक्स आप पढ़ते हैं उस बुक्स में जो भी लिखा रहता है जैसा भी, जनरली वो आपका वर्टिकल ही रहता है, ठीक है। ए बी सी डी ई, ये क्या है आपका वर्टिकल हैंडराइटिंग का एक टाइप। सेकंड होता है आपका स्लैंटेड, ठीक है। स्लैंट मतलब होता है झुका हुआ, थोड़ा सा कर्व बनाते हुए। ये वर्टिकल सीधा खड़ा है, ये वर्टिकल हो गया आपका। और स्लैंट की बात करेंगे तो ये थोड़ा झुक जाएगा ऐसे, इसको स्लैंट, झुका हुआ, ठीक। तो मैथ्स वाले हैं उन्होंने पढ़ा होगा, जो हम कोन पढ़ाते हैं ना या कोन पढ़ते हैं, तो उस कोन में दो तरह की हाइट होती है। वर्टिकल हाइट होती है, ये इसको वर्टिकल हाइट बोलते हैं, इसको हम स्लैंटेड हाइट बोलते हैं। जो मैथ्स वाले हैं वो समझ गए होंगे इसको, ठीक है। तो स्लैंटेड हाइट, सॉरी स्लैंटेड जो टाइप है या स्टाइल है राइटिंग का, उसमें दो तरह के स्लैंट होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड स्लैंट और दूसरा होता है आपका बैकवर्ड स्लैंट। अभी फॉरवर्ड स्लैंट क्या होता है, बैकवर्ड स्लैंट क्या होता है, ये पढ़ लीजिए। फॉरवर्ड मतलब जो आगे को झुका हो, बैकवर्ड मतलब कि जो आपका पीछे को झुका हो, ठीक। इसको बोलते हैं हम स्लैंट। क्लियर हो गया। जब आप कर्सिव राइटिंग बनाते हैं जनरली तो आप ऐसे लिख रहे होते हैं, क्यों? तो ये क्या है आपका, देख रहे हैं आप लोग, ये लिखा आपने, तो क्या है, स्लैंट है, ठीक है। ये हम बात करें, जैसे आपने ए बनाया तो ये आपका स्लैंट लिया आपने, कैसा, फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड स्लैंट, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपका ए। इस तरह से ये स्टाइल ऑफ हैंडराइटिंग दो तरह की होती है। वर्टिकल जो हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं, आप बोलेंगे प्रिंटेड जो राइटिंग आपकी होती है, प्रिंटेड स्क्रिप्ट जो होती है, और दूसरी होती है आपकी स्लैंटेड, जिसको हम कर्सिव राइटिंग के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। हेलो। तो अगर आपसे पूछे कोई या एग्जाम में आए क्वेश्चन की विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट स्टाइल ऑफ हैंडराइटिंग, तो स्टाइल सिर्फ दो ही होते हैं, वर्टिकल एंड स्लैंटेड। और स्लैंटेड के दो पार्ट्स करके बताए गए हैं आपको यहाँ पर। पहला है आपका फॉरवर्ड स्लैंट और दूसरा आपका क्या है, बैकवर्ड स्लैंट। इसका देखिए आप, मेथड्स ऑफ टीचिंग हैंडराइटिंग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेथड्स ऑफ, आप किसी बच्चे को या कुछ बच्चों को लिखना सिखाना चाह रहे हैं तो कैसे सिखाएंगे आप, है ना। मेथड्स ऑफ टीचिंग हैंडराइटिंग, तो इनमें पहला मेथड आपका हो जाता है, कल ही डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से ना, ठीक है, मेथड के बारे में, ठीक है। तो पहला मेथड आपका है यहाँ पर किंडरगार्टन, जिसको हम केजी मेथड भी कहते हैं। मतलब इसको एक प्रकार से कहते हैं कि इनिशियल हैंडराइटिंग जो होती है हम यहीं पर सिखा रहे होते हैं। वैसे कहा जाए तो देखो, हैंडराइटिंग तो इनिशियली होती है ना, बच्चा आरंभ में सीखता लिखना, जिंदगी में लिखना थोड़ी सीख रहा होता है, क्या लिखना है सीखता है, कैसे लिखना है वो अभी सीख रहा होता है सिर्फ। तो किंडरगार्टन मेथड जो है, इसमें पहला तो प्रश्न आपसे ये है कि मैंने पढ़ाया आप लोगों को, किंडरगार्टन मेथड किसने दिया बताओ, पढ़ा रखा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक किंडरगार्टन एपरेटिस का यूज करते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ केजी एपरेटिस,
या केजी बॉक्स, ठीक है। इसमें एक केजी बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे आपके एपरेटिस होते हैं, टूल्स होते हैं, जिनकी सहायता से बच्चा लिखने का काम कर रहा होता है। जैसे स्केल हो गया आपका, या कहें कि ए बना हुआ, वुडन का ए बना हुआ, तो बच्चा इस पर ओवरराइट कर रहा है और लिख रहा है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें इसमें होती हैं, जैसे बोलते हैं क्या, किंडरगार्टन मेथड। ये आपने देखा होगा बचपन में, आजकल तो पता नहीं दिखते हैं। एक स्केल होता था, इसमें यहाँ पर आपका ए, याद है ना आप लोगों को, बी बने होते थे आपके, और हम इसके ऊपर लिख के अपनी हैंडराइटिंग अच्छी बनाने की कोशिश करते थे, है ना। इस प्रकार के कुछ टूल्स होते हैं जिनका यूज करते हुए बच्चा लिखने की कोशिश करता है। ये हुआ आपका किंडरगार्टन मेथड। तो आपसे बोल सकता है कि किंडरगार्टन मेथड में कैसे पढ़ाया जाता है। तो केजी बॉक्स यानी कि किंडरगार्टन का एक बॉक्स होता है जिसमें लिखने के कुछ एपरेटस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी सहायता से बच्चा लिखने का प्रयास कर रहा होता है। सेकंड होता है आपका मोस्ट फेमस ट्रेसिंग मेथड। इनमें से जो मेथड आपको नहीं पता हो बताइएगा, हाँ मेरे को। ट्रेसिंग मेथड क्या होता है, एक बुक आपने देखी होगी, है ना, जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। अब ए बी सी है, ऊपर तो डार्क लिखा रहता है, नीचे आपको क्या रहता है, उसका डॉटेड लिखा रहता है, डॉटेड ऐसे करके, है ना, ताकि बच्चा इसको डॉटेड लाइन को जो फिल करेगा और भर देगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये देखा होगा ना आपने, प्रैक्टिस बुक होती है बच्चों की जिसमें बच्चे लिखना सीखते हैं, ये ठीक है। ये तो दिस इज ट्रेसिंग मेथड। तो इसमें कुछ बताने लगा ऐसा है नहीं। ट्रेस मतलब होता है कि जो बच्चे को दिया हुआ है उसके ऊपर उसने ओवरराइट करना है। अब बचपन में हम एक ट्रेस पेपर यूज करते थे, आपने किया कभी ट्रेस पेपर यूज, है ना। जैसे कोई चित्र बनाना है हमको, ये चित्र बनाना है हमको नहीं आता बनाना, जब भारत का नक्शा बनाना है, मैम ने बोल दिया बनाना नहीं आता, हम करते थे इस ट्रेस पेपर को उस नक्शे के ऊपर रखते थे, क्योंकि ट्रेस पेपर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता था। इसको हमने नक्शे के ऊपर रखा, चित्र के ऊपर रखा, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से नीचे का चित्र इसमें दिखाई देता था, और उसको हम एज इट इज जैसा दिखाई दे रहा है पेंसिल से दाग दाग उसको मार्क करते थे ना। तो वो क्या होता था, इस ट्रेस पेपर में छप जाता था, और इसी को जो छपा हुआ है उसको हम फिर अपने पेज में छाप लिया करते थे, ठीक है। ट्रेसिंग मतलब यही होता है आपका, ठीक है, किसी चीज को ओवरराइट करने के बाद। फिर है आपका थर्ड मेथड है फ्री इमिटेशन मेथड। फ्री इमिटेशन क्या होता है, इमिटेशन मतलब बताओ, अनुकरण करना, ठीक है। इमिटेशन मतलब क्या होता है, अनुकरण यानी नकल करना, जैसा बच्चा देख रहा है वैसे कर रहा है, ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे के सामने कुछ लिखा हुआ होता है ना, जैसे लिखा है कि आई एम अ गुड बॉय, अ गुड गर्ल, जो कहिए आप। बच्चे ने देखा इसको लिखा हुआ, अब कोई ट्रेस करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो बच्चा ऐसे ही जैसे लिखा है वैसा लिखने का प्रयास करता है। इट मीन्स हम अगर अपनी बात करें, जब हम नोट्स बनाते हैं बुक से, तो हम इसी फ्री इमिटेशन को यूज करते हैं, हम उसी तरीके से लिख रहे होते हैं जैसा वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जानकारी आप लोगों को होनी ही चाहिए कि जब बच्चा राइटिंग सीखता है तो उस समय जरूरी नहीं है कि जो चीज उसको लिखने के लिए कहा जाए, जो शब्द लिखने के लिए कहा जाए उसका अर्थ उसको पता हो। जैसे बच्चे को नहीं पता गुड का मतलब क्या होता है, बट बच्चा गुड लिखना जान रहा है। बच्चे को नहीं पता गर्ल का मतलब क्या होता है, बच्चा गर्ल लिखना जान रहा है, ठीक है। अब टीचर बता दे अपनी तरफ से अलग बात है, अदरवाइज जब बच्चा राइटिंग सीखता है तो उस समय बच्चे को जो शब्द लिख रहा है उसका मीनिंग पता है या नहीं पता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्री इमिटेशन में क्या होता है, जो कुछ लिखा है कॉपी में उसको यूज करेगा बच्चा, राइट। या फिर कहें कि जो ब्लैक बोर्ड में मैम लिखती हैं तो उसको भी जब कॉपी करते हैं हम ना, ब्लैक बोर्ड क्या होते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क का जो है ना, उसको जब बच्चा लिखता है अपनी नोटबुक में तो वो भी क्या है आपका फ्री इमिटेशन ही कहलाता है, ठीक है। मतलब इमिटेशन कहलाता है, फ्री इमिटेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फ्री इसलिए नहीं होगी, बच्चे ने जो लिखाया है टीचर ने, बच्चे को वही कॉपी करना है। दैट इज नॉट फ्री इमिटेशन, दैट इज ओनली इमिटेशन। दिस इज फ्री इमिटेशन, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को जो मिल रहा है लिखा हुआ, बच्चा उसको एज इट इज कॉपी कर ले रहा है। अब आता है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, जो एग्जाम में आपके पूछा भी गया था, FG फ्रेंच मेथड। अब आप में से कहेंगे सर ये तो हमने देखा ही नहीं एग्जाम में, कहाँ पूछा गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था इसका, बट जो पैटर्न था क्वेश्चन का वो इसी से बन के आ रहा था,
तो FG फ्रेंच मेथड जो है इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना, वही स्टेप्स आपके कल क्वेश्चन में पूछे गए थे। सबसे पहला स्टेप्स होता है आपका कि बच्चे को जो भी कुछ आपने लिखाना है पहले उसको सिर्फ जो लाइंस हैं उसको बनाना सिखाएंगे। ये स्लैंट लाइन हो गई आपकी, वर्टिकल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये बनाना सिखाएंगे आप। फर्स्ट स्टेप का ये होता है, क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप का होता है फिंगर मूवमेंट, राइट। तो बच्चा सिर्फ फिंगर मूवमेंट करता है, मतलब कि पेन कैसे पकड़ना है। सबसे पहला तो काम ही होता है ना कि पेन को पकड़ने का सही तरीका सिखाते हैं बच्चे को हम, ठीक है, और फिर पकड़ करके कैसे मूव करना है पेन को या फिंगर्स को, वो सिखाया। तो फिंगर मूवमेंट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू लर्न राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है स्क्रिप्ट राइटिंग। जब बच्चे का फिंगर मूवमेंट होने लग जाता है, अब हम बच्चे को स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब कुछ लेटर्स देते हैं लिखने के लिए और बच्चा उसको फिर लिखना आरंभ करता है, ठीक है। इसके बाद आपका है स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर कि कैसे सीखेगा बच्चा स्क्रिप्ट राइटिंग। तो स्ट्रोक सीखेगा पहले बच्चा, स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स बोले तो ये स्ट्रोक हो गया आपका, ये स्ट्रोक हो गया, ये स्ट्रोक हो गया। सिंपल, जो मतलब कि एक ही मूवमेंट में हो जाए उसको हम सिखाते हैं बच्चे को। इतना घुमाना फिराना नहीं, इसमें घुमाना पड़ रहा है ना, घुमाने की जरूरत ही नहीं है। ये लाइन खींचना आसान होता है, घुमाना आसान नहीं होता। फिर आपका है सर्किल, ये सेमी सर्किल, पूरा सर्किल, ये हाथ घुमाना। पहले लाइंस सिखा रहे हैं, उसका सिखा रहे हैं कि आपका घुमाना, ठीक है ना, यानी कर्व। फिर आपका होता है कॉम्बिनेशन। इससे याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2016 में, देख लेते हैं उनके पेपर में। तो उसमें स्टेप्स पूछे गए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रोक्स एंड सर्किल। फिर है डी, ठीक है, ये आप सीख लिया। तो आप सीखेंगे कर्व। अब सर्किल और कर्व में क्या डिफरेंस है। सर्किल में तो आप सीधा गोला बना दे रहे हैं, कर्व में थोड़ा घुमाना पड़ता है। जैसे कि हमने बोला एस, तो एस में क्या आपका ये, इसमें कोई सर्किल तो है नहीं ना, ऐसे घुमा रहे हैं आप बच्चों का एस बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे जब आप ए सिखा रहे हैं तो ये ऐसे सिखा रहे हैं, गोला तो आपका ओ बन जा रहा है, ओ से तो ये बनेगा नहीं ना। तो इस प्रकार के जो कर्व, जो आपके कर्व होते हैं, ये बच्चे को देन सिखाए जाते हैं। पहले स्ट्रोक्स, फिर सर्किल, फिर स्ट्रोक और सर्किल की हेल्प से, स्ट्रोक एंड सर्किल की हेल्प से जो जो आपके लेटर बनते हैं वो सिखा दिए जाते हैं। देन आपकी कर्व सिखाते हैं। फिर है कॉम्बिनेशन ऑफ लिखिएगा स्ट्रोक्स एंड कर्व। राइटिंग समझ में तो आ रही ना, वैसे मैं बोल भी रही हूँ, है ना। तो ये कुछ आपके 5 स्टेप्स होते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग को सीखने के। लिख लिया? यस सर। और इसके अनुसार स्पेशली मेंशन कीजिएगा, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट करके मार्क करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू FG फ्रेंच, ठीक है। जो कैपिटल लेटर्स हैं आपके, है ना, ये बाद में सिखाए जाते हैं, पहले स्मॉल लेटर्स देन कैपिटल लेटर्स। तो बच्चे को अकॉर्डिंग टू FG फ्रेंच, हाँ मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, पहले स्मॉल लेटर्स देन कैपिटल लेटर्स। ये अगर पूछ दिया कभी, ऐसे पूछेगा नहीं, ऐसा कोई ये तो बेकार क्वेश्चन है, पूछेगा तो ये। और दोनों को सिखाने का तरीका वही होता है, पहले स्ट्रोक, फिर उसका सर्किल, फिर कॉम्बिनेशन, फिर आपका कर्व, देन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रोक एंड कर्व। लिखा? यस सर।
अब है आपका ये स्टेजेस ऑफ टीचिंग राइटिंग। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं हैंड राइटिंग सीखने की। तो देखिए, सबसे पहले ये स्टेजेस को आप एज इट इज देखिएगा, जनरलाइजेशन है ये स्टेज का। पहली स्टेज होती है मोटिवेशन, कि हम बच्चे को कोई भी काम कराना चाह रहे हैं तो पहले उसको रेडी तो करें, है ना। लॉ ऑफ लर्निंग सुना पढ़े होंगे आपने। पहले बच्चे को मोटिवेट करते हैं लिखने के लिए। सेकंड हम स्टेज को बोलते हैं पेनमैनशिप। पेनमैनशिप में क्या होता है, अब यहाँ पर बच्चे को पेन का यूज करना सिखाया जाता है। ठीक है, ओके। देन हमारा आता है स्टेज नंबर 3। अब स्टेज नंबर 3 के अंदर आपका 3 स्टेप्स होते हैं। पहला आपका होता है कैलीग्राफी। पेनमैनशिप मतलब याद रखिएगा आप लोग कि पेन का यूज करना, मतलब कि इनिशियल स्टेज में कैसे बच्चा स्ट्रोक्स बनाएगा, क्या करेगा, ये सब कुछ सिखाया जाता है ना। कैलीग्राफी क्या है, अब मॉडल सेंटेंस इज रिटन ऑन द फर्स्ट लाइन। कैलीग्राफी में क्या होगा, आपको एक सेंटेंस लिखा रहेगा, आई एम अ गुड बॉय या गर्ल। अब बच्चा इस मॉडल सेंटेंस को 1 2 3 4 पूरे पेज में लिखेगा, तो दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी, राइट। यानी कि इमिटेशन ऑफ मॉडल सेंटेंस कह सकते हैं इसको। लिखिएगा इमिटेशन ऑफ मॉडल सेंटेंस। इमिटेशन ऑफ मॉडल सेंटेंस मींस क्या हुआ, इमिटेट कर रहा है जो लिखा हुआ है एक वाक्य, उस वाक्य को बार बार लिख रहा है। अभी इससे पहले मैंने आपको फ्री इमिटेशन बताया था। फ्री इमिटेशन मतलब क्या होता है, बच्चे के पास कोई बुक है, जो कुछ लिखा है उसमें उसको वो लिख रहा है। जैसे मैंने बोला कि आप लोग जब नोट्स मेकिंग करते हैं, है ना, तो आपको कोई कहता नहीं कि आप ये लिखो वो लिखो, आप खुद से लिख रहे होते हैं। बट यहाँ पर क्या है, आपको इमिटेशन करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। कैलीग्राफी पूछा जाता है कई बार, तो याद रखें कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इमिटेशन ऑफ मॉडल सेंटेंस समझ गए होंगे आई होप आप लोग। सेकंड आपका कॉपिंग। कॉपिंग क्या है कि बच्चों को टीचर द्वारा नोटबुक में जो भी कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा है या बुक्स में लिखा है उसको लिखने के लिए आता है। अभी कैलीग्राफी का और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर भी हम लिखने के लिए कह रहे हैं मॉडल सेंटेंस को बार बार, यहाँ पर कह रहे हैं। बट डिफरेंस ये है कि कैलीग्राफी में एक ही मॉडल सेंटेंस को मोर देन 2 टाइम्स लिखने के लिए कहा जाता है। 10 या 12 बार बच्चा लिखेगा, ताकि वो गुड कैसे लिखते हैं, बॉय कैसे लिखते हैं, इसके लिए क्या हो, बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाए। लेकिन कॉपिंग में क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड में अगर आपने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं तो बच्चा उनको एक एक बार ही लिखेगा, बार बार नहीं लिखेगा। तो है ना, बार बार जो रिपीटेशन हो रहा है या बार बार जो इमिटेशन हो रहा है उसको हम कैलीग्राफी कहते हैं, और अदरवाइज कॉपिंग कहलाएगा। फिर डिक्टेशन। डिक्टेशन में क्या होता है, इन दोनों में ही, कैलीग्राफी और कॉपिंग में बच्चा देख के लिख रहा है। समझ में आ रहा है ना। कैलीग्राफी में बच्चा देख के लिखता है, किसी मॉडल सेंटेंस को बार बार इमिटेट करता है, और कॉपिंग में जो कुछ उसको लिखने के लिए कहा जाता है ब्लैक बोर्ड या बुक से वो लिख रहा होता है। बट डिक्टेशन में क्या है कि टीचर ओरल जो कुछ बोलेगा मुंह से, बच्चा उसको लिखेगा। तो डिक्टेशन का एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करना। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहा है, इसको चेक करना, ये भी इसका एक डिक्टेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट तो ऑब्जेक्टिव इन तीनों का ही है। समझ में आ रहा है। हेलो, यस सर। तो ये थी थर्ड स्टेज। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, नहीं आ रहा तो बताइएगा। यस सर। फिर फोर्थ स्टेज आपकी आती है, और कहेंगे लास्ट, मैच्योर स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग। ये जो इससे पहले इसने किया है 3 स्टेज में, और या स्पेशली जो नंबर 3rd स्टेज है उसमें जो उसने लिखने की प्रक्रिया की है, अब उसको वो परिपक्व बनाता है। मैच्योर मतलब कि अब बच्चे को लिखना सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा सीख चुका है ऐसा। तो बच्चा खुद से लिखता है, खुद से समझता है, राइट, खुद से अपने सेंटेंसेस बनाता है,
अपने जो थॉट्स होते हैं उनको राइटिंग में कन्वर्ट करता है। ये सब कुछ क्या आपका मैच्योर स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग कहलाती है, राइट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे से कुछ काम करवाते हैं, जैसे लेटर राइटिंग होता है ना, एप्लीकेशन राइटिंग होता है, राइट। या हम कहें कि कभी कभी आपका स्टोरीज लिखने के लिए कहते हैं बच्चे से। तो ये क्या है आपका, ये कुछ ड्रिल कराई जाती है बच्चे से, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरीज। तो ये सब क्या है, बच्चे की जो हैंड राइटिंग है उसको मैच्योरिटी लाने के लिए उसमें ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई होप कि ये क्लियर होगा आप लोगों को।